राम राम जी। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मैं ये वीडियो पुणे में बैठ के बना रहा हूं, महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पुणे। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज, कर्नल साहब। कर्नल साहब, अपना परिचय आप स्वयं दीजिए। बाबा जी, आपको राम राम और आपके सभी दर्शकों को पुण्य नगरी से मेरा राम राम। मेरा शुभ नाम कर्नल सुनील तांदड़े है और मैं कुमाऊं रेजिमेंट से देश की सेवा में मैंने 21 साल व्यतीत किए और 18 साल रिटायरमेंट के बाद मैं अन्य और तरीकों से देश की सेवा में जारी हूँ अपने आप को लगाते हुए। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा जी के साथ पुण्य नगरी में हमारा साक्षात्कार उनके साथ हुआ है। और इस शुभ अवसर पर अगर हम मराठाओं के इतिहास के बारे में कुछ बातें ना करें, उस जाज्वल्य और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जागृत ना करें, तो बाबा जी का पुण्य नगरी में आना और मेरा उनके साथ साक्षात्कार होना व्यर्थ हो जाएगा। तो आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में हिंदू जन जागरण की बात कई जगह पे हो रही है जी। और जब हम हिंदू जन जागरण की बात करते हैं तो ये सिर्फ सीमित किसी धर्म विशेष से नहीं है, ये राष्ट्र को प्रबल बनाने की सोच है। और जब हम राष्ट्र को प्रबल बनाने की सोच रखते हैं तो इसमें हम सबका कल्याण और सबको सम्मिलित करके भारत को कैसे प्रबल बनाए, इस पर मंथन और विचार और साथ साथ उसके आगे चलकर सब अपना कर्म करे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। इसी दिशा में बाबा जी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में कई सारे लाखों कार्यकर्ता भारतवर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं जी। तो अगर यहाँ हम बात करें इस भूमि में मराठाओं के इतिहास की, तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि अगर हम पिछले 700 साल का अगर इतिहास देखें तो इस महाराष्ट्र की भूमि में, और इसका नाम ही इसीलिए महाराष्ट्र है, इस भूमि के कम से कम 21 पीढ़ियों ने अपने सर्वस्व का त्याग और समर्पण कर दिया और उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हिंदवी स्वराज्य को स्थापित करना, भारतवर्ष को प्रबल करना और आने वाले भारतवर्ष के सभी पीढ़ियों को प्रबल और सशक्त बनाना, ताकि इस देश की स्थिरता और सामर्थ्य के साथ पूरे विश्व में मानवता को शांति और सौहार्द प्राप्त हो। तो ऐसे महाराष्ट्र की भूमि से मराठाओं का गौरवशाली इतिहास अगर कुछ एक शब्दों में हम बताना चाहे तो वो ये है कि इसके जनक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के हम सबके आराध्य है और सभी हिंदुओं के, भारतवर्ष के और भारतवर्ष के बाहर जितने हिंदू हैं उनके आराध्य है। तो महाराज जी ने जब स्वराज्य की स्थापना का जो प्रण लिया तो उन्हें ये पता था कि पौरुषत्व को प्रबल करने वाले समाज के सभी घटकों में अनेक महान योद्धा है, अनेक विचारवंत है, अनेक अन्य कार्य करने वाले लोग हैं और जब तक मैं इन सबको अपने साथ ना जोड़ूं तब तक स्वराज्य की मुहिम पूरी नहीं हो सकती है, हम शत्रु को परास्त नहीं कर सकते हैं और हिंदवी स्वराज्य को पूरी तरह से हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे कार्य में महाराज जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, सभी तबकों के लोगों को एकत्रित किया और जिसको हम 12 बलूतेदार कहते हैं मराठी में, यानी कि सब ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के अलग अलग जो लोग थे उनको सबको एकत्रित किया, उनका सबका हुनर अपने स्वराज की मुहिम में जोड़ा और एक बड़ी शक्ति का निर्माण किया। और क्षत्रिय में उस शक्ति में क्षत्रिय तो थे ही थे, राजपूत थे ही थे, उसके बाद कई ब्राह्मण कुल ऐसे थे जिन्होंने अपने ऑक्यूपेशन या कार्य के जरिए क्षत्रियत्व को
क्षत्रियत्व को अपना लिया था। ऐसे अगर मैं नाम कहूँ तो महाराज जी के टाइम पे बाजी प्रभु देशपांडे थे, जो ब्राह्मण कुल से जिन्होंने जन्म लिया था, लेकिन पूरा जीवन उनका क्षत्रियत्व में बीता। उसके बाद महान योद्धा भारतवर्ष के और पूरे विश्व के बाजीराव बल्लाळ पेशवा एक, ये बल्लाळ ब्राह्मण कुल के थे और इनके पूरे कुल ने क्षत्रियत्व को अपनाकर हिंदू सनातन और भारतवर्ष को प्रबल करने में अपना योगदान किया। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि महाराज जी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उनका नाम था बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक एक आदिवासी समाज के थे और बहुत होशियार और बहुत बड़े हुनर के वो सेनापति थे। तो बहिर्जी नाइक ने बहुत बड़ा योगदान स्वराज्य के स्थापना में किया था। अगर आप मल्हारराव होळकर जी को देखें, जो एक सेनापति रह चुके और इंदौर के मालवा प्रांत में उन्होंने सूबा संभाला और जितनी उत्तर भारत की तरफ जितनी शत्रु को परास्त करने के लिए जितनी सवारियां या मुहिमें हुई, उनमें उन्होंने योगदान किया। तो मल्हारराव होळकर शेफर्ड कम्युनिटी के थे, जिसे हम अगर उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गुर्जर, तो शेफर्ड कम्युनिटी के थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी उस वक्त तो जात का विष अंग्रेजों ने डाला नहीं था तब भारत में, तब तो हम वर्णों में ही सब विभाजित थे जी। तो जिसका जो पेशा है उसके हिसाब से उसका अपना समाज में स्थान है। तो सभी वर्णों के सभी कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले हुनरबाज और पराक्रमी पुरुष महिलाओं को एकत्रित करके एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण करके छत्रपति शिवाजी महाराज में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और ऐसी तकरीबन 24 पीढ़ियां, जब मैं मराठा कहता हूं तो उसमें सारे शामिल हैं जी। तो 24 तकरीबन पीढ़ियां मराठाओं की इस देश को आज जिस हम सौभाग्य के साथ और गौरव के साथ अपना समझते हैं, उसको खड़ा करने में अपना योगदान किया। तो कर्ण साहब, अभी जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे जी तो पानीपत के तीसरी लड़ाई की बात चली, जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और आप बता रहे थे कि एक ऐसे भी सेनापति हुए हैं जिन्होंने युद्ध में अपने 17 पुत्रों की आहुति दी थी एक युद्ध में। जरा हमारे दर्शकों को वो। जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई का इतिहास तो बहुत ही गौरवशाली है। जब जब मैं इस इतिहास के उन पन्नों की बात करता हूं तो कोई ऐसा क्षण नहीं होता है जब मेरे अपने शरीर में रोमांच पैदा नहीं होता है। असीम त्याग, असीम पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा मराठाओं ने पानीपत की तीसरे लड़ाई में की। अदरवाइज आप सोच के देखिए कि महाराष्ट्र से उठ के लाखों की मराठा सेना उत्तर भारत में जाके वहां अहमद शाह अब्दाली को परास्त करने के लिए अपना बलिदान करे, अपनी कुर्बानी दे दे, तो इससे एक ही चीज या एक ही बात का प्रतीत हमें मिलता है कि इनका सनातन और हिंदू समाज और स्वराज और भारतवर्ष को अबाधित और सुरक्षित रखने का इन्होंने कितना बड़ा जिम्मा स्वयं से अपने कंधे पे उठा रखा था। तो आप जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे थे तो उसमें महाजी शिंदे यानी कि जो ग्वालियर के सिंधिया कुल है आज की तारीख में, वो सबसे पहले थे उनमें। और पानीपत में तीसरी लड़ाई में महाजी शिंदे के 17 उनके पुत्रों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में
स्वराज्य को अबाधित रखने के लिए अपना बलिदान किया। और शायद ऐसा उदाहरण भारतवर्ष के इतिहास में शायद दूसरा कोई नहीं होगा। और आज भी वो परिवार गौरवान्वित है इस बात से कि वो इस भूमि के लिए, इस सनातन के लिए और इस देश के लिए काम आ गए। तो ये इतिहास का एक और पन्ना है बाबा जी। अच्छा, मैं परसों हम एक यहाँ लोकल स्कूल में मेरा एक लेक्चर चल रहा था जी, क्योंकि आपको पता है मैं पुणे में आई बीन कीपिंग वेरी बिजी एंड एक एक दिन में 10-10 मीटिंग्स भी हम कर रहे हैं। जी, तो वहाँ पे मैंने अभी जो वर्तमान में जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर हैं, जी, नीरज चोपड़ा साहब, जी, उनका मैंने जिक्र किया। और मैंने वहाँ पे स्थानीय जनता बैठी थी, मैंने पूछा कि क्या आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जी ही इज अ मराठा। जी, और जब मैंने उनको बताया कि तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में जी, जब मराठा सेना के कुछ सिपाही जो थे वो वापस नहीं आए थे जी, और वो वहीं पानीपत के एरिया में ही बस गए थे, जी, तो वहाँ उनको रोड समाज बोलते हैं जी। एंड हिज सरनेम, इनका सरनेम है चोपड़ा। जी, तो उस पर ना मेरे YouTube वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए और हरियाणा के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है एंड ऐसा कोई इतिहास नहीं है। फिर मैंने उसको बाकायदा स्टडी किया, जी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े उस पर। तो आप बता रहे थे कि इनफैक्ट द वर्ड इज नॉट चोपड़ा बल्कि वो मराठा में चोपड़े है जी, जी, एंड वो जो रोड समुदाय है इनफैक्ट इट इज रोडे। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो बहुत आनंद हुआ आपने नीरज जी का उल्लेख किया। तो सारा भारतवर्ष उनकी सराहना करता है और कितने अपने ध्येय के प्रति एकनिष्ठ और उनमें जीतने का ऐसा हुनर और ऐसा जुझारूपन है। तो कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोम्स को एक हिंदी में और मराठी में बड़ा सुंदर शब्द है, उसे गुण सूत्र कहा जाता है। जी, तो ये गुणों का सूत्र है। जी, जी, राइट। जी, तो ये पुश्तैनी ताकत है, जी, ये पुश्तैनी गौरव है, ये पुश्तैनी पराक्रम है, ये पुश्तैनी पुरुषार्थ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद कई मराठा वापिस नहीं आ पाए क्योंकि उनके तकरीबन सबका सब कुछ लुट गया था। और उसके बाद परिस्थितिवश वो वहां पे रुक गए और रुके तो उसके बाद वो बस गए और आगे चल के वो पीढ़ियां हरियाणा के समाज में सम्मिलित हो गई, वो लोग सम्मिलित हो गए और इनकी पीढ़ियां फिर आगे बढ़ती गई। राइट। और ये बिल्कुल इस विषय के ऊपर काफी अध्ययन हुआ है, अभ्यास हुआ है। और जब नीरज जी ने ओलंपिक्स में झंडा केवल मतलब भाला फेंक के झंडा गाड़ा था जी, तो ये कई वर्तमान पत्रों में इसका उल्लेख हुआ था कि इनका मूल मराठी भूमि से जुड़ा हुआ है और वही मराठा जो कुछ बस गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, उनमें इनके कुल के लोग भी थे जी, और ये फिर आगे वाले आने वाली पीढ़ियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक रोडे समाज था और उसमें इनका सरनेम चोपड़े था। चोपड़े। तो चूंकि चोपड़े इस शब्द को उत्तर भारत में कहने में थोड़ी सी दुविधा थी, इट इज अ लिटिल टंग ट्विस्टिंग वर्ड, तो वो चोपड़े का फिर चोपड़ा हो गया। राइट। और लेकिन ये तो खैर एक आनंदित भाव लेने के लिए अच्छा है। मेरे जैसे मराठियों के लिए इसमें गौरव है। लेकिन अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो भारतवर्ष के पुत्र हैं जी, वो हमारे सभी भारतीयों वो के हमारी साझी विरासत है। वो साझी विरासत है, वो भारत के पुत्र है और इन पे हम सबका अधिकार है। जी। तो ये हुई अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन टू हिज प्लेस एंड आई हैव सेवरल फ्रेंड्स जी इन द रोड कम्युनिटी। जी तो वहां पे मुझे पता चला कि आज भी उनके लोकगीतों में जी
मराठा लेगेसी, जी मराठा जो ब्लड है, उसके लोकगीत आज भी गाए जाते हैं उनकी शादियों में स्पेशली। जी जी उनका कल्चर ट्रेडिशन आज भी इसको जो है फॉलो करता है। जी उसके बाद उनका क्यूजीन, जी उसमें आज भी मतलब आज भी वो उसी तरीके से भोजन खान पान के आते खान पान हैं वो पुरानी आते हैं। हम्म, वो बताते हैं कि पूरन पोली वहां पे भी जो है, बनती है हाँ, वो और थोड़ा सा उसको लोकल ट्विस्ट दिया है। जी तो सर वो डीएनए और जो वो आपने कहा ना गुणसूत्र, जी वो तो जाएगा नहीं। तो सर बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि अंग्रेजों ने जो जाति का विष बोया जी और उसने हमारे समाज को जो विभाजित करने की कोशिश की, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और भैया अहमद शाह अब्दाली आज भी हमारे समाज में जिंदा है, जी बल्कि फल फूल रहा है। जी वो अपना एजेंडा चला रहा है और उसका एजेंडा चलाने वाले लोग, यस एनी, अच्छा, तो उसका एजेंडा चलाने वाले लोग हमें आज भी जातियों में विभाजित कर रहे हैं। तो वो महाराज जी ने जो नारा दिया ना सर कि बटोगे तो कटोगे, जी तो उसको मोदी जी ने थोड़ा सा और आज रिफाइन किया है जी कि बटोगे तो घटोगे और घटोगे तो कटोगे। और योगी जी ने नारा दिया था एक रहो नेक रहो, योगी जी ने नारा दिया था। मोदी जी ने उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया है, जी एक रहो सेफ रहो। जी तो सर आपने कहा कि जो जातीय विष है जी इससे हमें बचने की जरूरत है। और आज जैसे आपने कहा ना कि नीरज चोपड़ा आज राष्ट्र की धरोहर है, जी तो हम सभी सनातनी, हमारा पहला चिंतन वो राष्ट्र का होना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी धर्म रहेगा, और जब धर्म रहेगा तभी तो जाति रहेगी ना। बिल्कुल। तो इन सबका जो मूल ध्येय, मूल उद्देश्य है वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कीजिए, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की उन्नति के लिए, क्योंकि सनातन की रक्षा, सनातन की उन्नति, सनातन की प्रगति में ही राष्ट्र की प्रगति है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और मैं मुद्दा जोड़ देता हूं जी जो खास करके नई पीढ़ी है। जी। जब मैं नई पीढ़ी कहता हूं तो 18-20 साल से लेकर 35-40 के बीच के जो युवक और युवतियां हैं, उनको इतिहास के पन्नों में जाने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक उतना समय मिले और वो नहीं कर पाए, मैं एक बड़ी आवश्यक बात से उनको जोड़ना चाहता हूं। और जब आप 18-20 साल के आयु में होते हैं तो आपके मन में प्रश्न होते हैं कि मेरी पढ़ाई कब पूरी होगी, मेरा करियर कब शुरू होगा, मैं कौन सी नौकरी करूंगा, या मुझे कोई व्यवसाय करना है। तो आप अर्थार्जन की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता है। शायद अगर जो 25-28 साल के हैं उन लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि चलो करियर लग गया, अब मुझे विवाह करना है, तो मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी क्या, या मुझे अच्छा पति मिलेगा क्या। तो ये जो सांसारिक या प्रापंचिक जीवन की चीजों में ध्यान ज्यादा रहता है। तो ऐसे सभी युवक और युवतियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे देश की, कि 17वीं सदी के पहले और तकरीबन 1800 साल तक भारत पूरे विश्व में सबसे धनाढ्य देश रह चुका है। मैं दोहराता हूं उस बात को कि 17वीं सदी के पहले और पूरे 1800 साल तक भारत पूरे विश्व में सबसे धनाढ्य देश रह चुका है। यानी कि धन को अर्जित करना, संपत्ति का निर्माण करना, वैभव का निर्माण करना, एक गौरवशाली परंपरा का निर्माण करना, ये पूरे इस भूमि के सभी लोगों के रग रग में बसी हुई चीज है।
इतिहास के पन्नों में और इतिहास के कुछ अंक ऐसे हुए जिसमें कई प्रकार के जो अत्याचार हुए और पीढ़ियां खप गई, उसमें ये जो पुरुषार्थ है हमारा, ये पुरुषार्थ कहीं विलुप्त हो गया। आज हम इसे दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी को कहता हूं, सारे जितने हिंदू हैं, सनातनी हैं, मैं यहां तक कहूंगा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज में भी ऐसे इस भूमि के ऊपर बेहद प्रेम करने वाले और भारतवर्ष को अपनी भूमि मानने वाले भी अनेक युवक युवती और लोग हैं। हम सबको वो जो हमारी विरासत थी, धन और सम्मान और संपत्ति और गौरव की, उसको दोबारा बनाने की जरूरत है। और उसे बनाने के लिए हमने पुरुषार्थ करना है, हमने अपना कर्म करना है, हमने अपना योगदान करना है। हर वक्त अगर हम ये कहें कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, से बेहतर ये है कि मुझे देश के लिए, मुझे राष्ट्र के लिए क्या योगदान करना है, और चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, उससे अगर देश प्रबल हो सकता है तो हर युवक युवती ने पहला कदम अपना उठाना चाहिए और इस योगदान करने में हमेशा आगे रहना चाहिए। ललित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो मित्रों, आज की वार्ता यहीं समाप्त करेंगे। अगले फिर किसी नए टॉपिक पे फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।